जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का फोर्थ लेक्चर है ऑफ बिजनेस लॉ और हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस क्या होती है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। और इसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ अस्सलाम वालेकुम मैम। कॉन्ट्रैक्ट लास्ट क्लास में, और उसके बाद हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था, लेकिन हम इसको कंप्लीट नहीं हेलो, कर पाए थे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बच्चों, आप लोगों मैम। मैं आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगी, लेकिन हम जो 40 मिनट्स का हमारा लेक्चर है, हम पहले उसको थोड़ा सा कर लेते हैं स्टार्ट, और उसको हम मैम बस जी मैं ये बताना था कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो है, इस वजह से मैं हसीब के साथ ही लेक्चर लूंगा। जैसे ये भी मेरे साथ है, हम दोनों इकट्ठे हैं। हाशिम और हसीब दोनों इकट्ठे लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है? जी मैम ये मेरे पास ही बैठा हुआ जी है, जी इसकी जी, आवाज भी दैट्स सुन लें फाइन, आप। नो नो प्रॉब्लम, अस्सलाम ठीक। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ओके मैम, थैंक यू मैम। अटेंडेंस लगा दीजिएगा। जी जी जी, अटेंडेंस हो जाएगी, उसकी आप फिक्र ना करें। आप लोग सिर्फ अभी उसकी फ़िक्र ना करें, आप अटेंडेंस की, आपकी अटेंडेंस भी कर लूँगी मैं, ठीक है? और अभी आई होप 1-2 बच्चे और भी ऐड हो जाएंगे विद जैसे ही क्लास हमारी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो उसमें तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी आप लोगों के जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आंसर करूँगी। आप कोई बहुत ही ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि आंसर उसी वक्त करना बहुत ज़रूरी है, तो आप कोई एक आध क्वेश्चन वैसा कर भी सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि अपने क्वेश्चंस को होल्ड रखें, और आफ्टर योर लेक्चर मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगी, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे हम उनको एड्रेस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको आई होप आप लोगों ने बुक्स खरीद ली हुई हैं, ठीक है? लेकिन अगर नहीं भी खरीदी तो वैसे बुक इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन चले ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आपने खरीद ली है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप उसको इन डिटेल पढ़ सकते हैं बुक से। लेकिन अगर आपने नहीं खरीदी हुई तो इधर भी मैंने बुक स्लाइड्स पे भी मैंने बुक से ही देखकर लिखा हुआ है चीज़ों को, और फिर आपकी इससे भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं, टॉपिक को कवर हो सकता है। लेकिन आप इसको ज़्यादा अच्छा समझने के लिए आपके पास अगर बुक किसी के पास नहीं है तो बेशक आप मुझसे भी टॉपिक की से रेलिवेंट पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ बुक से भी शेयर कर दूँगी। वैसे भी हमने यूजुअली ऑनलाइन क्लास में, चूँकि ये 40 मिनट्स की है, तो टॉपिक्स उस तरह से कवर नहीं हो सकते जितना फिज़िकल क्लास में हो सकते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी टॉपिक्स का, ताकि 1-2 टॉपिक्स का, ताकि आप उनको बुक से भी इन डिटेल पढ़ सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे रेलेवेंट डेवलप हो जाए, और आपके उसके बाद कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं आपके एड्रेस करूँगी डेफ़िनेटली। और मैनेजमेंट ने भी ये बात की हुई है कि आपके कुछ ग्रैंड लेक्चर्स भी होंगे, कोई एक ग्रैंड लेक्चर होगा बिफोर योर मिड टर्म एग्ज़ाम, और उससे फिर आप अपने उसमें भी अपने आप क्वेश्चंस को रख सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तक हमारे इस कोर्स की कोई असाइनमेंट भी नहीं हुई। मैं आज इंशाल्लाह इससे रेलेवेंट कोई आपको एक छोटी असाइनमेंट भी दे दूँगी, ताकि आप अपनी स्टडी को, मुझे पता चलता रहे कि आप कितना अच्छे से स्टडी अपनी कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है? सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी ईज़ी। सामने सामने लिखी हुई हैं चीज़ें, और अब हम इसको जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले जी हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया हुआ था इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहली जो एसेंशियल चीज़ है जो होनी ही चाहिए वो है जी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट, ठीक है? इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी एन ऑफ़र, एंड द ऑफ़र मस्ट बी एक्सेप्टेड, ऑलराइट? An offer must be possesses the following characteristics. हमने ये बात बहुत दफ़ा की हुई है कि ऑफ़र हो जी और ऑफ़र एक्सेप्ट हो तो फिर वो अग्रीमेंट बनती है, और वो अग्रीमेंट जब उसमें लॉफुल कंसिडरेशन शामिल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है? अब आ गया, अब मैं भी ये आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज़ याद हो गई होगी, चूँकि हमने हर क्लास में 4-5 बार तो हम इस बात को करते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो जिसमें ये चीज़ें शामिल होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है? इसके बाद है जी कि हमारे पास ऑफ़र में कुछ करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो हैं जी इट शुड नॉट इम्पोज़ एनी कंडीशन, ठीक है? इसमें कोई कंडीशन शामिल नहीं होनी चाहिए, ये फ्री होना चाहिए,
जो कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद है जी, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। एक लीगल रिलेशनशिप आप बना रहे हैं, आप ये ज़ुबानी कलामी वाला काम नहीं होने जा रहा, ये अब एक लिखत पढ़त वाला काम है, ऑन पेपर होगा, लीगल होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो तभी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकेगा, ठीक है। दी ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। ऑफर को ऑफर खाली एक बंदे की नहीं होगी, ये दूसरी पार्टी को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम अ पार्टी, ये बोथ साइड्स हमारी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। एक बंदा ऑफर कर रहा है और वो ऑफर, दैट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड ऑल्सो, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं, अ वैलिड एक्सेप्टेंस मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक्सेप्टेंस में जब सेकंड एक बंदा ऑफर कर रहा है और दूसरी साइड पे एक्सेप्ट करने वाला बंदा जिसको ऑफर की जा रही है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ठीक है। द एक्सेप्टेंस मे बी मेड आइदर बाय वर्ड और बाय कंडक्ट, ठीक है। इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू अंडरटेक और टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। इट मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन, ठीक है। एक्सेप्टेंस जब भी करने जा रहे हैं ये एब्सोल्यूट होने चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए, आपने सीधी क्लियर कट चीज़ों को रखना है, इसमें आपने कोई एम्बिग्विटी नहीं रखनी। और दूसरा, आपने इसको बाय वर्ड और बाय कंडक्ट करना है, आप अपनी ज़ुबान दे रहे हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस भी होती है, ज़ाहिर है ऑन पेपर भी होती है, और पहले पहले फर्स्ट टाइम तो आप ज़ुबानी कलामी करते हैं, फिर आप उसको जब ऑन पेपर कर लेते हैं तो फिर वो एक्चुअली कंडक्ट बन जाता है, वो एक प्रूफ बन जाता है, ठीक है। इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू अंडरटेक, ये आपने इसमें विलिंगनेस शामिल होनी चाहिए, या आपने इसके बारे में जो है वो आप इज्तनाब कर रहे हैं तो वो भी आपने एक्सप्रेस करना है, वो खुद ही नहीं करना, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन, जाहिर सी बात है आपने एक बंदे से मतलब अगर मैं किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रही हूँ या उस किसी ऑफ़र को मैं नहीं करना चाहती परसू, तो वो मैंने उस पार्टी के साथ तो उसको डिस्कस करना है ना जो मुझे ऑफर कर रही है, ठीक है। आगे आ जाता है जी सेकंड पॉइंट हमारे पास कि जी क्या चीज़ हो हमारे पास, यानी हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर ली कि ऑफर में क्या क्या हो और एक्सेप्टेंस में क्या क्या हो, ठीक है। फिर ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करेंगी। आगे हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है जी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। तो किस बंदे के अंदर कौन सी कैपेसिटीज़ हो, कौन सी चीज़ें हों जिससे ये पता चलता है कि वो बंदा केपेबल है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो वो क्या चीज़ें हैं वो हम अभी पढ़ने लगे हैं। एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर स्पेसिफाइड। सबसे पहले उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड और नो अदर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता हो कि बंदे की एज क्या है। क्लास मुझे लगता है कि ये जो स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने ये कोई और शेयर कर दी है, मैं आपके साथ अभी एक और स्लाइड्स भी हैं मेरे पास, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। उसमें मैंने इसकी एक्चुअली डिटेल लिखी हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी एंड साउंड माइंडनेस एंड ऑल दैट। तो मैं वो भी आपके साथ वो वाली स्लाइड शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर जस्ट नाम लिखे हुए थे। हाँ जी, हम्म। जी क्लास, आपको एज ऑफ मेजॉरिटी वाली स्लाइड शेयर हो रही है अब? यस मैम। चलो
जी, हम बात कर रहे थे कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हों जिससे पता चले कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है बंदे में या नहीं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है जी एज ऑफ मेजॉरिटी। अ मेजर इज़ कॉम्पिटेंट विदाउट एनी अदर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है? मेजर बंदा हो, 18 साल से बड़ा है, माइनर नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। A minor who has a guardian appointed by a court, the age of majority is deemed to have been attained on the completion of 21 years of age. अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि 18 साल से ऊपर का बंदा जो होगा वो मेजर है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है? लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई गार्डियन है, उसके अपने पेरेंट्स वगैरह नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसका कोई गार्डियन रखा हुआ है। कई केसेस ऐसे होते हैं जब किसी की आपने नानो नुस्खा उठाने की ज़िम्मेदारी ली हो, तो तब आप उसके गार्डियन बन जाते हैं। तो उस सूरत में 21 इयर्स ऑफ एज की जो एज होगी, अ, उसे हम मेजर एज मानेंगे फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है? अ माइनर में एंटर इनटू नेसेसरीज एग्रीमेंट। अच्छा, अब माइनर कैसे एक एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है कि अगर उसका नेसेसरीज का, कोई फूड का या कुछ ऐसा एग्रीमेंट है जो कि नेसेसिटीज में शामिल है, ठीक है? तो तब एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। इसके बारे में हल्की सी बात मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी की थी, ठीक है? तो माइनर वैसे तो नहीं होता एलिजिबल, और बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसके लिए माइनर एलिजिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें माइनर्स नेसेसरी सप्लाइड से रिलेवेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि उसको ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें चाहिए हैं, तो तब वो एलिजिबल होगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके लिए भी प्राइसेस वगैरह देखनी होती हैं कि जी प्राइसेस रीज़नेबल हों, और फिर तब माइनर जो है वो लायबल बन जाता है फॉर पेमेंट ऑल्सो, ठीक है? साउंड माइंड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस बंदे को जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। बंदा अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, बंदा पागल या दीवाना ना हो, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक चलता हो, ठीक है? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एंड एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ at the time when he makes the contract he is capable of understanding it and of forming a rational judgment, ठीक है? कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है और वो रैशनल जजमेंट अगर उसके बारे में कर सकता है, तो दैट मीन्स कि बंदा साउंड माइंड का है, उसका दिमाग ठीक ठीक चलता है। अ साउंड माइंड पर्सन में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स वेरी सिंपल। तो अगला हमारे पास अगर तो कोई बंदा साउंड माइंड नहीं है और ऐसा है कि वो इनसेन हो जाता है ड्यूरिंग प्रोसेस या इनकम्पिटेंट हो जाता है, तो तब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड बन जाएगा। इस चीज़ की हमने लास्ट क्लास में भी जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स पढ़ रहे थे, हमने तब भी इसकी बात की थी। मैंने एग्जांपल देते हुए इस चीज़ को बताया था, ठीक है? तो एग्रीमेंट जो कि ऐसा हो जिसमें बंदा इनकम्पिटेंट हो जाए और बंदा अनसाउंड माइंड का हो जाए, उसमें कोई इंसैनिटी आपको फील हो, तो तब दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई हुआ भी होगा तो वो वॉइड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है? हाँ जी, नो अदर डिस्क्वालिफिकेशंस। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि कौन-सी ऐसी बात हो जिसकी वज़ह से डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है? इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज़ सब्जेक्ट, ठीक है? समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, आपने कोई ऐसा काम तो नहीं इलीगल किया हुआ जिससे आप इस काम को नहीं कर सकते, ठीक है? आपने शायद कभी देखा हो, या चलिए इन फ्यूचर आप इंशाल्लाह देखेंगे भी, जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे भी आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसके लिए उसमें ये कंडीशन लाजमी उसके अंदर लिखी हुई होती है कि आपने कोई
इलीगल एक्टिविटी में तो कहीं इन्वॉल्व नहीं रहे, या आपने कोई इस तरह का काम तो नहीं किया जिसकी वजह से आपको जेल में जाना पड़ गया हो, तो वो चीज़ फिर मेंशन करनी पड़ती है, उसके ऊपर फिर एक नई डिबेट स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देती हैं। या आपको गवर्नमेंट ने कहा हो कि आप गवर्नमेंट ने कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, आप लॉ की कोई वायलेशन करके बैठे हुए हैं, तो उससे भी ये चीज़ होगी। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसे इलीगल काम किया है जिसकी वजह से मेरे ऊपर गवर्नमेंट बैन लगा देती है फॉर सम टाइम, तो उस सूरत में भी उस सूरत में भी मेरे ऊपर ये चीज़ आ जाती है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ। ठीक है, इफ कोर्ट इम्पोजेस इनकैपेसिटी, हमने ये बात कर ली, अगर कोर्ट ने इम्पोज कर दिया है कि जी आप इनकम्पिटेंट है, तो फिर कोई दूसरा बंदा आपको आकर छेड़छाड़ नहीं कर सकता उसके सिर पर, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, सर्टेन पर्सन आर नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू देयर पॉलिटिकल स्टेटस। A company being an artificial person may not enter into a contract except its agent or constitution। ठीक है, कंपनी जो है आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक लीगल एंटिटी होती है, और कंपनी एक खुद एक पर्सन नहीं है, तो दैट्स वाई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं हो सकती। लेकिन कंपनी अपना कोई एजेंट रखेगी या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करेगी कि किस तरीके से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर होगी, तो फिर उस सूरत में आप कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी जो है वो एंटर हो सकती है। ठीक है, थ्रू इट्स एजेंट और एनी पर्सन, और जैसे भी उसकी लिखा होगा कंपनी ने अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, डिफाइन किया होगा, उसी के थ्रू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगी। और ऐसा होता है, कंपनीज के तो होते ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो फिर उन्होंने अपना कोई नॉमिनी रखा होता है जो कि नॉमिनी के थ्रू फिर कंपनीज जो होती हैं या अपने एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स को परसू करती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई फॉरेन एनिमीज हैं, तो फॉरेन एनिमीज ड्यू टू देयर स्टेटस वो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो नहीं ऐड अप हो सकते, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बड़ी एक हमारे पास प्रॉमिसिंग एग्जांपल है, अभिनंदन हमारे पास इधर यहाँ पर लैंड किए थे, जो कि हमारे नेबर कंट्री के थे, इंडिया से थे। तो वो भी अगर आते हैं और वो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ड्यू टू दैट पर्सनस पॉलिटिकल स्टेटस एंड एग्जिस्टेंस के वो एक फॉरेन एनिमी है, तो ऐसी सूरत में ऐसा बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो अगर कोई करेगा भी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। दी कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री। ठीक है, उनके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इट इज़ सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कोअर्जन क्या होता है जी, कि इसमें आप थ्रेट करते हो किसी को, या आप कुछ ऐसे मैटर की तरफ लेकर जाते हो कि जो कि फॉरबिडन है और अनलॉफुल है, और उसके थ्रू आप जब कोई काम करते हो तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन कोअर्जन। आपने फोर्सफुली कोई काम करवाया है विदाउट दी कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पर्सन, तो ऐसी सूरत में आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकते, और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, और उसको अनलॉफुल कहा जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान की पीनल कोड में अगर किसी के कोई समटाइम्स ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि समटाइम्स क्या अभी भी हो रहा है ये कि जब भी कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसके ऊपर कभी कोई कब्जा तो नहीं रहा, या इसके ऊपर कोई और बनाकर तो नहीं बैठा हुआ। और कब्जा ग्रुप्स तो हमारे पास बेतहाशा हैं, नॉट ओनली इन पंजाब, आउट ऑफ द पंजाब, पाकिस्तान में आपको बहुत से कब्जा ग्रुप्स नज़र आएंगे जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी के काम के बीच में इस तरह की रुकावट पैदा करते हैं। ऐसी सूरत में भी जो है, ऐसी सूरत में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कहते। ठीक है, इन ऑर्डर दैट कोहेजन बी इफेक्टिव इन लॉ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नेसेसरी।
कौन से पॉइंट्स नेसेसरी हैं कोएर्जन को देखते हुए, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने आगे इसकी डिटेल देखिए मैंने लिखी हुई है, इसको हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल है। कोएर्जन में है जी एक्ट फॉरबिडन अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस विल बी कोएर्जन। कोएर्जन रेंडर्स टू कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल at the option of the party who has been coerced, ठीक है। तो अगर जिसके साथ ये धोखाधड़ी या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसके ऊपर हो रहा है, वो पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार दिलवा सकती है और उसकी फिर जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इस जोर ज़बरदस्ती के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाए, ठीक है। In order that coercion be effective in law, following points must be exercised. It must have been exercised, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स आर एक्सरसाइज नहीं इधर आएगा, मस्ट बी नेसेसरी और एसेंशियल, ठीक है, कि ये पॉइंट्स होंगे तो तब भी हम मानेंगे कि कोर्जन का एक्ट हो रहा है और तभी हम उसको लॉ में जाकर हमारी बात को रखेंगे कि जी हमारे ऊपर तो जोर ज़बरदस्ती हो रही है। कि अगर एक्चुअली में फॉर एग्जांपल कोई ज़मीन है तो ज़मीन के ऊपर एक्चुअली में अगर कब्जा हुआ है तो तभी ये चीज़ इसको हम कोर्जन का नाम देंगे, और अगर नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है तब हम कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। The object of the coercion must be to cause any person to enter into an agreement. मतलब ये किसी बंदे को एग्रीमेंट के अंदर रोकने के लिए आपको आपके ऊपर फोर्स कर रहा है, तो इसी सूरत में आपका कोर्जन वाली चीज जो होगी वो लीगली इफेक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक हो गया, तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस। सिद्रा और अभी हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं। जी मैम अटेंडेंस ले ली है। जी जी चलें शाबाश, मैं भी ले लेती हूँ साथ ताकि ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं जी हम अगले पॉइंट की तरफ जो कि है जी अनड्यू इन्फ्लुएंस। वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस और डोमिनेट द अदर and uses his position to obtain an unfair advantage over the other. अगर एक पार्टी बड़ी पावरफुल है तो उसके पास तो फिर इस चीज़ की ताकत होगी ही कि वो दूसरी पार्टी को दबा दे और दूसरी पार्टी से फोर्सफुली अपनी कोई क्लॉजेस मनवा ले, अपनी कोई शर्तें मनवा ले, ठीक है। ऐसी सूरत में हम इसको नाम देंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस का। और जहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको हम कहेंगे कि जी ये फ्री कंसेंट से नहीं हुआ, ये धोखाधड़ी से हो गया है, हमारे ऊपर जोर ज़बरदस्ती को कहेंगे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वॉइडेबल बन जाएगा, ठीक है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है उसमें कोई टीचर किसी स्टूडेंट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, मेडिकल डॉक्टर अपने पेशेंट पे कर सकता है, टीचर स्टूडेंट का तो बड़ा ऑब्वियस है, इसमें जो है वो गलत तरीके की एक्टिविटी भी शामिल हो सकती है कोई। और इसके अलावा भी स्टूडेंट को अगर कोई टीचर कह दे कि भी मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ, ऐसे करोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं करोगे तो मैं तो तुम्हारे नंबर काट लूँगा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो तब भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्ट्रॉय वॉइडेबल, वो तब भी नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को किसी काम के लिए कह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया है सी सेक्शन का, विच इज़ के अगर वैसे तो ये थोड़ी सी बड़ों वाली बात है, लेकिन अभी आप लोग भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को भी इन चीज़ों का पता तो होगा ही, आइडिया भी होगा क्योंकि सबके दिलों में बच्चे हैं। तो जब ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो सम टाइम ऑपरेशन नहीं होना होता, लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं अपने पैसे बनाने के लिए वो लोगों के साथ जो है वो ऑपरेशन भी कर देते होते हैं, खास तौर पे मैटरनिटी ऑपरेशंस जो ख़वातीन के साथ किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी होने के चांसेस, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो हैं वो आपके गार्डियन से साइन शाइन करवा के पैसे शैसे बटोर के
तो उसका भी करवा लेते हैं। और अगर आपके पास उस चीज़ का कोई प्रूफ हो तो यू कैन ऑल्सो चार्ज दैट डॉक्टर। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो तब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर आएगी ये चीज़। ठीक है, तब भी आपके पास फुल पावर है कि आप उसको साइन मत करें। लेकिन अगर आपको पता चल रहा हो कि कंडीशन जो है वो पेशेंट की वाकई में सीरियस है और बहुत क्रिटिकल है, तो उस सूरत में तो जाहिर है होगा ही। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जब आपको चीज़ें सारी नॉर्मल लग रही हों और कहीं पे कुछ नॉर्मेलिटी हो और डॉक्टर जो है वो आपके उसके हाथ में ज़िंदगी और मौत और एक तरह से बन जाती है। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात के ही हाथ में है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक जस्ट एग्जांपल है कि ऐसे भी हो सकता है। कोई लॉयर अपने क्लाइंट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। यूजुअली ये चीज़ सर्विस जब आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो इस तरह के इन्फ्लुएंसेस को ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे लॉयर अपने क्लाइंट के साथ कर सकता है, उसके उससे उससे कुछ गलत बात बुलवा सकता है या उससे कोई ऐसी फीस मनवा सकता है जो कि वो नहीं देना चाहता या जो कि उसको लगता है कि इनकरेक्ट है। ठीक है, बाय अ मैन टू ऑन अ पर्दा नशीन वुमेन, अगर कोई पर्दा नशीन बंदी है तो उसके ऊपर अगर कोई इस तरह की चीज़ करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आएगी कि वो उसको उसके पर्दे में रुकावट पैदा कर रहा है, तो तब भी इसको हम कहेंगे कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, कोई गार्डियन भी कर सकता है ये। इसकी भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हमारे पास मिलती हैं और इट्स वेरी कॉमन कि कुछ गार्डियंस होते हैं वो उन्होंने जो अपना जिसके वो गार्डियन बने होते हैं उसके ऊपर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे जी हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच इज़ फ्रॉड। ठीक है, अ फॉल्स स्टेटमेंट डेलिबरेटली मेड टू डिसीव दैट विल बी अ फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्ट्स: फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज। अगर कोई किसी फैक्ट को, किसी हकीकत को छुपाने की कोशिश करता है तो उससे भी फ्रॉड कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट में कोई उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई पार्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है फॉर आफ्टर सम टाइम, और तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में ये कर रहे हैं कि जी मेरे तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है, मेरी तो प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर हर चीज़ जो है वो A1 है और वो 30 दिनों तक या आने वाले 5 सालों तक वो ख़राब नहीं होंगी, और तब भी आप वो कर लेते हो, तो ऐसी सूरत में भी ये चीज़ फ्रॉड के अंदर आएगी।